नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। बिटकॉइन पिछले 24 घंटों के दौरान 7% की बढ़त करते हुए $19,000 से अधिक ऊपर गया है। FTX क्रिप्टो एक्सचेंज के मुद्दों के कारण नवंबर की शुरुआत में इसकी गिरावट के बाद से ये उच्चतम अंक है। दरअसल यूएस दिसंबर के इन्फ्लेशन ने इन्वेस्टर सेंटिमेंट को बढ़ाया है। नवंबर में 7.1% की उम्मीद के मुताबिक दिसंबर में महंगाई दर घटकर 6.5% हो गया। इन्फ्लेशन की ये धीमी गति शायद फेडरल रिजर्व को दिसंबर में मीटिंग में 50 बेसिस पॉइंट से अपनी रेट हाइक्स को कम करने की अनुमति देगा। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.90% बढ़कर टोटल $905.94 बिलियन तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम 59.52% बढ़कर $62.38 बिलियन हो गया है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का अब टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 6.64% के साथ $4.14 बिलियन का है। स्टेबल कॉइन्स पिछले 24 घंटे में टोटल क्रिप्टो मार्केट का 91.25% है, जिसकी राशि $56.92 बिलियन है। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.82% बढ़ गया है, जो वर्तमान में 40.09% है। 12 जनवरी को जारी ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चेन एनालिसिस के आंकड़ों के अनुसार यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा सैंक्शन्ड कंपनियों से जुड़े लेन देन के रूप में क्रिप्टो करेंसी का अवैध उपयोग पिछले साल रिकॉर्ड $20.1 बिलियन तक पहुंच गया। 2022 में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में रिस्क एपेटाइट कम हो गई और अलग अलग क्रिप्टो फर्म को बैंकरप्ट होते देखा गया। निवेशकों को महत्वपूर्ण नुकसान हुआ और नियामकों ने अधिक उपभोक्ता संरक्षण के लिए कॉल बढ़ा दी। चेन एनालिसिस के अनुसार ओवरऑल क्रिप्टो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स में गिरावट के बावजूद अवैध क्रिप्टो लेन देन के मूल्य में लगातार दूसरे वर्ष में बढ़त हुई है। चेन एनालिसिस के अनुसार सैंक्शन्ड एंटिटीज से जुड़े लेन देन में 2022 में 100,000 गुना से अधिक की बढ़त हुई है और पिछले साल अवैध गतिविधियों का 44% हिस्सा था। पिछले साल चोरी हुए क्रिप्टो फंड की वॉल्यूम में 7% की बढ़त हुई है। चेन एनालिसिस ने कहा है कि इसके $20.1 बिलियन के अनुमान में केवल ब्लॉकचेन गतिविधि शामिल है और क्रिप्टो फर्मों द्वारा धोखाधड़ी वाले अकाउंटिंग जैसे ऑफ चेन अपराध को शामिल नहीं किया गया। मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार मेटावर्स प्रदान करने वाली डाइवर्स यूटिलिटीज को देखते हुए टेक्नोलॉजी में 2030 तक $5 ट्रिलियन की कीमत होने की संभावना है। रिपोर्ट में जोर दिया गया है कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को ज़्यादा करने और पॉजिटिव कंज्यूमर एक्सपीरियंसेस सुनिश्चित करने पर जोर देने पर लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। रिपोर्ट के अनुसार इंडस्ट्री के विकास को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में इंटरऑपरेबिलिटी और ओपन स्टैंडर्ड शामिल हैं, जो प्लेटफॉर्म, डेवलपमेंट टूल, डिवाइसेस, हैप्टिक्स, पेरिफेरल्स और AR या VR जैसे डिवाइसेस की सुविधा प्रदान करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार मार्केटिंग, लर्निंग और वर्चुअल मीटिंग्स की सक्सेस रेट्स बोर्ड के अक्रॉस सबसे अधिक है। बहरहाल मैकिन्से ने अनुमान लगाया कि 2030 तक मेटावर्स 50% से अधिक लाइव इवेंट की मेजबानी कर सकता है। संभावित रूप से वॉल्यूम में $5 ट्रिलियन तक जनरेट कर सकता है। 5 सदस्यों द्वारा जारी एक बयान के अनुसार सिटी ऑफ लंदन ने डिजिटल करेंसीज के लिए यूके फोरम का गठन किया है, जो एक अलायंस है जो डिजिटल करेंसीज के आसपास बेहतर पॉलिसीज, प्रैक्टिस और रेगुलेशन की वकालत करेगा। फोरम में सिटी ऑफ लंदन कॉरपोरेशन के अलावा डिजिटल पाउंड फाउंडेशन, पेमेंट्स एसोसिएशन और सिटी यूके और यूके फाइनेंस भी शामिल है। लास्ट 3 ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल फाइनेंशियल और प्रोफेशनल एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पहले क्रिप्टो करेंसी रिसर्च और एडवोकेसी में शामिल रहे हैं। फोरम के मेंबर्स क्रिप्टो रिलेटेड डेवलपमेंट्स के लिए इंडस्ट्री वाइड रिस्पॉन्स बनाने के लिए कोलैबोरेट करेंगे। बुल्गारियन अथॉरिटीज ने मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन और फ्रॉड जैसे इलिसिट फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए ट्रबल क्रिप्टो लेंडर नेक्सो के ऑफिसेज पर छापा मारा है। जांच में 300 से ज्यादा ऑफिसर्स और रेगुलेटर्स शामिल हैं और पुलिस ने नेक्सो रिलेटेड 15 से अधिक एड्रेसेस की तलाशी ली है। इन्वेस्टिगेशंस रशिया के खिलाफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल सैंक्शंस के उल्लंघन की एक बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। हालांकि जांच का दायरा वर्तमान में बुल्गारिया तक ही सीमित है।
नेक्सो ने भी ट्विटर पर इस खबर पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं रही है। पीपल बैंक ऑफ चाइना ने पहली बार ऑफिशियल कैश रिपोर्ट्स में अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को शामिल किया है। दिसंबर के अंत तक चाइना का डिजिटल युआन, जिसे ECNY भी कहा जाता है, वह लगभग $2 बिलियन तक पहुंच गया था। ये चाइना के आउटस्टैंडिंग मॉनेटरी बेस सप्लाई के 0.13% के बराबर कहा जाता है। 2019 में घोषित किया गया और अप्रैल 2021 में पब्लिक टेस्टिंग के लिए लॉन्च किए गए चाइना के CBDC ने 26 अलग अलग शहरों और 5.6 मिलियन मर्चेंट्स तक पहुंच गया है। बिटकॉइन और ईथर के अलावा डिजिटल युआन एक ब्लॉकचेन या डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पर बेस्ड नहीं है और इससे डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी या टेथर और USDC जैसे स्टेबल कॉइन्स के साथ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ये एप्पल पे जैसे ट्रेडिशनल फिएट पावर्ड पेमेंट ऐप्स के जैसे सेंट्रलाइज्ड टेक्निकल आधार के साथ गवर्नमेंट इशूड मनी है। भारत सरकार ने पिछले साल अप्रैल से सभी क्रिप्टो इनकम पर फ्लैट 30% टैक्स लगाया और फिर $122 से ऊपर के ट्रांजैक्शन के सोर्स पर 1% टैक्स लगाया। इतना ही नहीं, लेकिन क्रिप्टो ट्रेडर्स को कहीं और लाभ के खिलाफ नुकसान की भरपाई करने की अनुमति नहीं है और सभी टैक्सेस के बावजूद सरकार ने अभी तक डिजिटल एसेट्स का लीगल स्टेटस स्पष्ट नहीं किया है। भारत के कॉइन स्विच क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो 19 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स का दावा करता है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की अपनी पहली नॉन क्रिप्टो रेंज पेश करके इन चुनौतियों का जवाब दिया है। कॉइन स्विच के को-फाउंडर और CEO आशीष सिंघल ने 2023 के लिए कुछ योजनाओं का खुलासा किया। आशीष सिंघल के मुताबिक कॉइन स्विच के 2023 रोस्टर में फिक्स्ड डिपॉजिट, ETF, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और US इक्विटी सहित 7 नए नॉन क्रिप्टो प्रोडक्ट शामिल हैं। कॉइन स्विच क्रिप्टो को एक इन्वेस्टमेंट क्लास के रूप में देखता है जो यूजर्स को कई अलग अलग पोर्टफोलियो बनाने में मदद करने के लिए दूसरे एसेट्स के साथ पेश किया जाता है। स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी मोमेंट जो नॉन फंडेबल टोकन्स के रूप में पब्लिक इंटरेस्ट के मोमेंट्स की पेशकश करती है, जिसने मिडिल ईस्ट फोकस ब्लॉकचेन इकोसिस्टम क्रिप्टो ओएसिस वेंचर्स के साथ पार्टनरशिप की है। इस कदम से मोमेंट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी विकसित होगा, जहां इसके NFTs एक्साइटिंग वेल रिकॉग्नाइज्ड मोमेंट्स को कैप्चर करेंगे। मोमेंट बर्गर किंग वोपो वर्ल्ड मोमेंट को भी क्रिप्टो ओएसिस के टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच प्रदान होती है, जो कंपनी को नए मार्केट्स और कस्टमर्स तक पहुंच हासिल करने में मदद करेगी। स्विस फर्म ने पहले ही NFTs रिलीज कर दिए हैं और एस्ट बैंक, वेना, ओपन, बर्गर किंग और इसके साथ साथ कई अलग अलग ब्रांड्स के लिए मेटावर्स स्पेस बनाया है। मोमेंट ने बर्गर किंग थीम वाला मेटावर्स वोपो वर्ल्ड भी बनाया है। एवालैब्स ने बुधवार को घोषणा की कि एवालांच डेवलपर एवालैब्स एंटरप्राइज इंस्टीट्यूशनल और गवर्नमेंट को ब्लॉकचेन को अपनाने की सुविधा के एम से Amazon वेब सर्विसेज के जरिए क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर की पेशकश करेगी। एवालांच एक ब्लॉकचेन है जो NFTs, Web3 गेम्स और एक यूनिक टेक्नोलॉजी का सपोर्ट करने के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, जिसे सबनेट कहा जाता है, जो एवालांच पर बने कस्टम ब्लॉकचेन की तरह काम करता है, लेकिन इसमें कस्टम रूल सेट हो सकते हैं और नेटवर्क गैस फीस भुगतान करने के लिए एवालांच के नेटिव AVAX के बजाय अपने खुद के टोकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। Amazon के साथ अपने सौदे के एक हिस्से के रूप में एवालैब्स AWS मार्केटप्लेस के जरिए एक सर्विस के रूप में सबनेट डिप्लॉयमेंट की पेशकश करेगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन AWS प्लेटफॉर्म पर उनके लिए एक कस्टम सबनेट लॉन्च करने के लिए एवालैब्स को एनलिस्ट कर सकती है। एडिशनल फंडिंग हासिल करने के बाद क्रिप्टो करेंसी पेमेंट प्लेटफॉर्म वायर ने इस हफ्ते के शुरुआत में अपने यूजर्स पर लगाई गई 90% विड्रॉल की लिमिट को हटा दिया है। 13 जनवरी को सैन फ्रांसिस्को बेस्ड फिनटेक फर्म ने घोषणा की कि उसे स्ट्रैटेजिक पार्टनर से फंडिंग रिसीव हुई है, जिसे डिपॉजिट्स की री एक्सेप्टेंस के साथ नॉर्मल ऑपरेशंस को फिर से शुरू करने की अनुमति मिली है। कंपनी ने कहा, एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में हमें गर्व है कि हम विड्रॉल्स को रोके बिना सुरक्षित और अच्छे तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम थे। पूर्व कर्मचारियों द्वारा कंपनी के बंद होने की संभावना के संकेत देने के ठीक 2 दिन बाद रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। हालांकि सबसे हालिया अपडेट के अनुसार वायर ने कैप को हटा दिया है और एक अननेम्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनर से एडिशनल कैपिटल प्राप्त करने के बाद अब फुल विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स की अनुमति है।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।